press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा चीमा साहब, डॉक्टर एजाज हुसैन आप जानते होंगे, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस मसले पे किताब लिखी है। उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है इसी रेजोल्यूशन के हवाले से। अप्रैल 21 1948 का जो रेजोल्यूशन है, उन्होंने लिखा कि सर जफरुल्लाह खान प्लीडेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड the principles that we were repeatedly and emphatically supported by the members of the Security Council before the adjournment. He pointed out its unfairness towards Pakistan and that it would not lead to a free and impartial plebiscite. तो अब तो पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात नहीं करता कि ये हमारे साथ अनफेयर था रेजोल्यूशन, क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो ये कहता है कि पाकिस्तान विल विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स एंड मिलिशियाज and then India will maintain a minimum presence and then plebiscite is to be held. तो बहुत सारे इंडियन ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये शर्त पूरी नहीं की तो इसलिए हमने भी प्लेबिसाइट नहीं करवाया। देखिए, ये अभी फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं और फिर शिमला एग्रीमेंट भी है और फिर मेरा ख्याल है कि अभी चीजें इतनी आगे आ चुकी हैं कि वो जो 1948 में क्या हुआ और 56 में और बाकी उस वक्त जितने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थे वो उनको तो कोई याद भी नहीं करता वो कि ये भी हैं या इनके अंदर क्या था 51 का 52 का 57 तक जो आते रहे रेजोल्यूशंस और फिर तो उनको तो कोई याद भी नहीं करता। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है कि ये जो भारत का और पाकिस्तान का जब मुझे टेक्निकल लोग बैठेंगे तो वही इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसके अब क्या एक इसका लाया अमल निकल सकता है, क्योंकि मुझे जब बात होगी कश्मीर के ऊपर तो कहां से बात होगी। देखें, जो मुशर्रफ ने अपना 5 पॉइंट फार्मूला दिया था उसको किस हद तक उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इन्वॉल्व थे, या जो आइंदा कश्मीर का जो फ्रेमवर्क तैयार होना है उसमें किस हद तक इन रेजोल्यूशंस ने रोल प्ले करना है। ऑब्वियसली ये एक आउटडेटेड सी चीज मुझे लग रही है, क्योंकि वो एक तो ये बड़े स्किल से हैं, कोई बंदा पढ़ता भी नहीं है, समझ भी नहीं है, फिर टेक्निकल इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज है। सो मेरा ख्याल है कि आइंदा जो डिस्कशंस होंगी वो इम्पोर्टेंट हैं और उनमें देखना है कि दोनों ममालिक किन चीजों को देखते हैं। अरविंद साहब तो कहते हैं कि एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, जो कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी कहते हैं कि ये मुस्तकबिल का यही सोल्यूशन जो है वो नजर आता है और यहीं से चीजें जो है वो चलेंगी। कोई कहता है जी कि इसको सॉफ्ट बॉर्डर बना दिया जाए, कश्मीरी आपस में मिलते गिलते रहें, लेकिन मैं समझता ये हूं कि whatever the decision comes in, that should be good for the Kashmiris. It should not be good for India and Pakistan. कश्मीरियों के लिए थोड़ी इसमें जरूर एक रायत होनी चाहिए और मेरे बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स मेरे जो हैं फ्रैंकली स्पीकिंग और स्टूडेंट्स भी रहे हैं मेरे पास, पिछले 10-11 साल से मैं पढ़ाता रहा हूं, एंड दे हैव द वेरी सीरियस पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उनका एक अपना नुक्ता नजर भी है, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई नहीं आता, ना ही वो देखते हैं ये क्या हुआ, वो आज को देखते हैं कि आज क्या हो रहा है और ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशनों को याद करते, रेजोल्यूशंस को याद करते हैं। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि आज देखना है आज क्या होगा, ये रेजोल्यूशन तो बहुत पीछे रह गए हैं, उस वक्त इनकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती तो ज्यादा बेहतर है, नहीं हुई तो अब जारी बात है हम सारे भुगत रहे हैं उसको। अच्छा, आपने जनरल मुशर्रफ का जिक्र किया। जनरल मुशर्रफ साहब ने अप्रैल 12, 1999 को इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से खिताब करते हुए कराची में यह कहा था, इवन इफ द कश्मीर इशू इज रिजॉल्व, इंडिया के साथ हमारा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। अब ये जो हमारे यहाँ एक व्यू है कि जी कश्मीर रिजॉल्व हो जाए तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो बहुत से हमारे लोग हैं वो कहते हैं जनाब ये ऐसा कुछ नहीं होने लगा, को पीस डिविडेंड को बस हमें को खास नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तशवीश की बात है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो जाए तो बस वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। तो अरविंद आप कैसे देखते हैं इस बहस को? देखें जी, कश्मीर का मसला रिजॉल्व तब होगा जब कोई सीरियसनेस होगी उसे रिजॉल्व करने की। अगर आप ये माने कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी इसी हिंदुस्तान की जो सरजमीन है इसी में है, इसमें पाकिस्तान 70 साल पहले बना, वरना हम एक ही लोग हैं,
और बॉर्डर को इररेलेवेंट करने से पहले बॉर्डर का होना जरूरी है भाई। जब बॉर्डर होगा तभी तो इररेलेवेंट होगा। तो आई थिंक ये बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने से ही बार बार कहा है कि आप LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। तो जिस दिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कश्मीरियों की तरफ से कंसर्न्स हैं, वो कहते हैं कि हम तो अलग हो गए ना, तो भाई आप तो पहले ही अलग हैं। अगर कल को आप मिल जाते हैं कोई सॉफ्ट बॉर्डर की, जिसका बात चीमा साहब ने कही, तो बॉर्डर बनने के बाद में अगर हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाएं कि हम कोई बगैर वीजे परमिट के एक दूसरे के यहाँ पर आ जा सकें, तो हम भी यूरोप से कुछ सीख सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक इनका ताल्लुक है UN रेजोल्यूशन का, तो मैं यहाँ पर कोफी अन्नान साहब की जो है बात करना चाहूंगा फिर से। 2001 में जो 11 मार्च को जब कोफी अन्नान साहब अपने 4 मुल्कों के दौरे के बाद में जब वो वापस आए, तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन के लिए जो प्रॉब्लम है वो दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका रास्ता लाहौर डिक्लेरेशन के थ्रू ही आगे बढ़ाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वो ये कहते हैं कि मैं दोनों मुल्कों को ये कहूंगा कि वो दे शुड both India and Pakistan to retain the spirit of Lahore Declaration, which would require restraint, wisdom and concrete constructive steps from both the sides. फिर वो आगे UN रेजोल्यूशन की भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि UN रेजोल्यूशन तो चैप्टर 6 के तहत है, विच इज एसेंशियली नॉन बाइंडिंग। ये एक महज पीस कीपिंग, एक पीस के मेजर के ऊपर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनमें से एक पार्टी भी अगर ये कह दे कि जी हम नहीं मानते इस आर्टिकल 47 रेजोल्यूशन को, तो नथिंग कैन बी डन। कोई गुंजाइश थी भी कि किसी प्लेबिसाइड के होने की, तो 65 की जंग के बाद में तो बिल्कुल खत्म हो गई। और अब देखें, अब इंडिया, अब नई जो हमारी आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं, उनको हमें मानना होगा। पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। इट इज नॉट जस्ट कश्मीर वैली। उसके अंदर और कौमें भी आबाद हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान, सिख भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। व्हाट अबाउट देम? सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है कोई। तो हमें इस मसले को ज्यादा पेचीदा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर हमारी जो रूट्स हैं वो इसी खित्ते में, इसी जमीन के अंदर हैं और उसमें सब लोग बसते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक दिन नहीं लगेगा इस मसले के हल में। अच्छा, चीमा साहब, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा, वो ओपनली ये कहते हैं, कम से कम प्राइवेटली जरूर कहते हैं कि भाई जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका वो एक्सेप्टिंग द स्टेटस को ही है। तो उसमें मुझे याद है MB नकवी साहब ने, बड़े सीनियर हमारे कॉलम नवीस थे, उन्होंने 88 में हेरल्ड में लिखा था कि 65 की वार के बाद हमें ये रियलाइज हो जाना चाहिए था कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन और हमें वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो आगा शाही साहब से मैंने उन दिनों में ये क्वेश्चन पूछा कि MB नकवी ने ये बात लिखी है, तो उन्होंने कहा कि MB नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा? पंजाबी जो हैं वो 60% है पाकिस्तान का। आपके ख्याल में कितने फीसद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, पढ़े लिखे लोगों में से, जो इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल को अब बॉर्डर मान लें और ये जो इलूसिव ड्रीम है इसको छोड़ दें और प्रैक्टिकल हो जाएं? तो क्या पीस डिविडेंड हमें मिल सकता है इससे? क्या फायदा हो सकता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें इस सिचुएशन का? देखिए, ऑब्वियसली पंजाबी ज्यादा है इस मुल्क में, ये तो एक रियलिटी है, और सिस्टम के अंदर भी ज्यादा है, ये भी एक रियलिटी है, और अब इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक कंप्लीटली ये ब्लेम कर दिया जाता है पंजाबियों को कि जी वो बहुत सारा कुछ कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, मेरा ख्याल है ये बहुत हद तक प्रोपेगेंडा भी है। और मैं नहीं इन चीजों को समझता। हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें पता कौन कौन से तबके यहाँ बड़े पावरफुल हैं और पंजाबी कितने पावरफुल है, हमें उस चीज का भी पता है। सो ये तो एक माइंडसेट है पंजाबियों के बारे में, अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिश कर दिया गया, और हमारी अफवाज के बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इसको किया गया, जिसको मैं डिस्करेज भी करता हूँ और मैं रिजेक्ट भी करता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब आबादी में ज्यादा है तो दैट डजंट मीन कि वी डोंट हैव द राइट्स। अब उन पंजाबियों को क्या करें, दरिया में फेंक दें उनको किसी में कि भाई ये ज्यादा क्यों है? तो जारी बात है इसको और इसको ओरिएंटेशन में देखना चाहिए। लेकिन जो आपने कही बात, मैं समझता हूं कि सर जी ये
रियलाइजेशन हमें मैंने ये कहा ना कि आपने 50-60 साल 50 साल 40 साल 30 साल लोग बड़ा लंबा सोचते हैं। हम सारा टाइम फायर फाइटिंग करते हैं शकील साहब। हमने दहशतगर्दी की जंग में भी फायर फाइटिंग की है। मिसाल के तौर पे हमने दहशतगर्दी की जंग काइनेटिकली तो लड़ ली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो फोर्स व्हिच कैन पोज अ थ्रेट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कोई गन उठा के रियासत पाकिस्तान की तरफ आंख नहीं उठा सकता, लेकिन जो रेडिकलाइजेशन है वो अभी जगह अपनी जगह मौजूद है। सो वो जो इसको कैसे करना है, इसके पास रियासत ने इतना लंबा चौड़ा कोई अपना डी रेडिकलाइजेशन का प्लान नहीं बनाया हुआ। सो मैं समझता ये हूं कि लॉन्ग टर्म सोचने में फायदा है। और दूसरा ये है कि एट टाइम्स जो रियासत के लोग होते हैं, हुकूमतें होती हैं, वो भी उनके पास इतना क्लाउट भी नहीं होता कि वो इस तरह के फैसले भी कर सकें। उनको मुआशरे की सपोर्ट भी चाहिए होती है, लॉबीज की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने अपने और बहुत सारे उनके मामलात होते हैं जिनको देखना होता है। सो लॉन्ग टर्म अगर हम फैसले कर रहे होते तो आज हम इन मसलों में ना फंसे होते। अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते तो अफगानिस्तान के हम इस जंगल में ना फंसे होते, जब सारी दुनिया इंडो पैसिफिक की तरफ आंखें उठा के देख रही है कि दुनिया की बड़ी एक्टिविटीज कहाँ हो रही हैं। हम अभी भी अफगानिस्तान को देख रहे हैं। हमें इस चीज का पता था अमेरिका बहादुर ने हमें छोड़ जाना है और उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहना। हमने वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब इंडिया से उड़े हैं, अफगानिस्तान जाके बैठ के उन्होंने हमें कॉल की है, वो पाकिस्तान नहीं आए। सो हमें इन चीजों को समझना है कि हमने अगर ग्लोबली इंगेज होना है तो वो क्या चीजें हैं जो ग्लोबली हम मार्केट कर सकते हैं। देखिए, आप जो मार्केट कर रहे थे उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है। अब अगर आपने मार्केट करना है तो देखिए आपके पास क्या ऐसा है जो मार्केट हो सकता है। सो दुनिया हमें अगर सिर्फ सारा टाइम सिक्योरिटी के एंगल से देखेगी, दिस इज नॉट अ गुड वे। हमें सिक्योरिटी के एंगल से नहीं दिखाना अपने आप को, हमें ऐसे इस तरह भी दिखाना है कि अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी सोशल, अपना कल्चर, अपने और जो वैल्यूज हैं उनको दिखाना है, स्पोर्ट्स दिखानी है, यूथ दिखाना है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उन चीजों को दुनिया को शोकेस करना है। सो लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म ना सोचें। हमारे लीडरशिप के पास इतना शॉर्ट टर्म वो होता है, मैंडेट होता है, और सारा टाइम हम डोमेस्टिकली लड़ रहे होते हैं। शकील चौधरी साहब आप ज्यादा समझते हैं, अरविंद साहब भी पाकिस्तान को बहुत समझते हैं। हमारी ज्यादा लड़ाई तो हमारे अंदर मुल्क में हो रही होती है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ लड़ रहा होता है, एक ग्रुप कहता है मैं डोमिनेट कर जाऊं, वो कहता है मैंने इससे बचना है, वो कहता नहीं मैंने इसको गिराना है। वो बजाय इसके कि अपने रियासत को हम लॉन्ग टर्म प्लान कर सकें, आइंदा 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, हम अपनी पावर को बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं। और उसकी जो है, तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये अगर हमने ये चीजें डोमेस्टिकली सेटल डाउन ना की तो हमारे मजीद मामला। करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।